हेलो, गुड आफ्टरनून सर। श्रुति जी, अपना एक बार आप माइक अनम्यूट कर दीजिए और अपना वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून कनवाल सर। गुड आफ्टरनून गुरमुख जी। ये सर हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारे बीच में दीपक सिंह जज सर हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे अभी। एंड पहले तो मैं हमारे जितने भी साथ में हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं उन सभी को नमस्कार। मैं गुरमुख सिंह लांबा, मैं मेरठ डिवीजन में यूनिसेफ की तरफ से बाल संरक्षण विषय पे काम करता हूं। और आज हमारे बीच में 3 प्रतिभागी हमारे साथ गेस्ट हैं। पहले हमारे डिप्टी डायरेक्टर महिला कल्याण विभाग से हमारे महेश कुमार कणवाल जी, ये हमें जो भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विषय में, बच्चों के विषय में जो भी स्कीम्स चल रही हैं उसके बारे में अवेयर करेंगे। सेकेंडली श्रुति सागर जी हैं जो हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में हमें बताएंगी। ये महिला कल्याण में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी हैं। और हमारे बीच में सर जुड़ेंगे, ये सेक्रेटरी हैं हमारे विधि से, हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के। और ये हमें महिलाओं व बच्चों से रिलेटेड हमारे देश में जो भी कानून है उसके बारे में अवेयर करेंगे। कणवाल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जो स्कीम्स का सेशन है सर उसको प्लीज स्टार्ट करें एंड हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सर वो इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गुरमुख जी। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद। सभी जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं महेश कणवाल, महिला कल्याण, इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि महिला कल्याण विभाग किन किन योजनाओं को देखता है और उनका लाभ किस तरह से जन सामान्य को मिल सकता है, क्या क्या योजनाएं हैं। देखिए, हमारी मुख्य योजना में से है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना वर्ष 2019 में लॉन्च की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 6 श्रेणियों में बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें वे सभी परिवार आते हैं जिनके परिवार का साइज 2 बच्चे और माता पिता, यानी परिवार का साइज 4 हो, और किसी भी दशा में अगर बाय द वे सेकेंड डिलीवरी में कोई जुड़वा बच्चे हुए हों तो उनको मिला के 3 तक जा सकता है। इसमें यह बताना चाहूंगा आपको कि इस साल जो भी लड़की पैदा हुई है वो इस योजना का फॉर्म भर सकती है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म भर सकती है। और इसके लिए उसको जो कागज चाहिए होते हैं परिवार को, या तो बैंक पासबुक की छाया प्रति हो, आधार कार्ड की छाया प्रति हो, और जो परिवार की वार्षिक आय है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। इसके लिए उनको कोई आय प्रमाण पत्र नहीं बनाना है, एक शपथ पत्र फॉर्म में ही जनरेट हो जाता है। जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है उस पर अपना साइन करके दे देना है, सिग्नेचर करके दे देना। बालिका का नवीनतम फोटो चाहिए और परिवार का नवीनतम फोटो चाहिए। ये ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है मुख्यमंत्री का M, कन्या का K, सुमंगला का S और योजना का Y, यानी mksy.up.gov.in। क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं बिना मास्क के बोल लेता हूँ। mksy.up.gov.in पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या लाभ हमें मिलता है ये मैं आपको जानकारी दे दूं। जो बालिकाएं इस साल पैदा हुई हैं, ये चलेगा अगले सालों में भी, जो इस साल पैदा हुई है यानी 1 अप्रैल 2020 के बाद जो पैदा हुई है वो फॉर्म भरेंगी तो 2000 रुपए सीधे उनके खाते में। जो बालिका 1 अप्रैल 2019 को पैदा हुई यानी पिछले साल पैदा हुई है, उसे 1 साल पूरा हो चुका है और इस समय उसके टीकाकरण भी पूरा हो चुका है, दूसरे वर्ष में वो चल रही है, तो वो भी फॉर्म भर सकती है। उसको 1000 रुपए एक मुश्त देंगे। तो कक्षा 6 में गई है उसको भी 2000 रुपए, कक्षा 1 में गई है पहले उसको 2000 रुपए, जिसने इस साल कक्षा 6 में एडमिशन लिया है उसको भी 2000 रुपए, और 5वीं श्रेणी है जिसने कक्षा 9 में प्रवेश लिया है उसको 3000 रुपए,
और छठी श्रेणी है कि हाई स्कूल करने के बाद जिसने स्नातक या 2 वर्षीय डिप्लोमा जैसे ITI, पॉलिटेक्निक इनमें एडमिशन लिया है, या इंटर करने के बाद BA, BSc, BCom, BBA स्नातक कर स्तर के किसी कोर्स में एडमिशन लिया, 5,000 रुपए लाभ। ये है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि 6 श्रेणी में दी जाती है। प्रथम श्रेणी जिसका इस साल जन्म हुआ है, द्वितीय है जिसमें बालिका ने इस साल कक्षा 1 में एडमिशन लिया हो। चतुर्थ श्रेणी है जिसमें कक्षा 6 में इस साल एडमिशन लिया हो। पंचम श्रेणी है कि बालिका ने इस साल कक्षा 9 में एडमिशन लिया। और षष्ठम श्रेणी है जिसमें बालिका ने इस साल पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया हो, ITI में एडमिशन लिया हो या ग्रेजुएशन में एडमिशन। तो जो भी बालिकाएं हैं, चाहे वो स्नातक प्रथम वर्ष में हो, चाहे वो कक्षा 9 में हो, चाहे कक्षा 6 में हो, कक्षा 1 में हो, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उसके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो। इसमें जो पहचान पत्र है उसके लिए वो आधार कार्ड लगा सकता है, अपना राशन कार्ड लगा सकता है, विद्युत, और परिवार की वार्षिक अधिकतम आय होनी चाहिए 3 लाख रुपए। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बालिकाओं को लाभ मिलेगा, यानी अगर 2 बच्चे हैं, सपोज करिए कि कोई बच्ची कक्षा 6 में है, दूसरी बच्ची 9 में एडमिशन, दोनों को लाभ मिल जाएगा। कोई बच्ची कक्षा 1 में है, दूसरी बच्ची इसी साल पैदा हुई है, तो उसको भी लाभ मिल जाएगा। अधिकतम 2 को लाभ मिल सकता है। इस योजना में कोई टारगेट नहीं है, जितने लोग फॉर्म भरेंगे उतनों को पैसा मिल जाएगा। ध्यान ये रखना कि परिवार का साइज 2 से ज्यादा, और ऑनलाइन इसे करा दें। ऑनलाइन करने के बाद इसकी कॉपी जो है अपने संबंधित ब्लॉक में CDPO को जमा करा दें या अपनी आंगनवाड़ी को दे दें, गांव में आंगनवाड़ी को दे दें। आंगनवाड़ी इन्हें जो है ब्लॉक में जमा करा देंगे और ब्लॉक से हमारे स्तर जिला स्तर पर पहुंच जाता है। इसके बाद दूसरी योजना हमारी है निराश्रित पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन। ऐसी सभी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उन सभी के लिए निराश्रित महिला योजना संचालित है। इसमें 500 रुपए प्रति माह की दर से अनुदान दिया जाता है। इसमें इनकम जो है वो 2 लाख रुपए वार्षिक है। 2 लाख रुपए वार्षिक इनकम का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, पति की मृत्यु का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और आधार कार्ड और पासबुक की कॉपी देनी पड़ेगी। ये ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन होने के लिए इसका जो एड्रेस है वो sspy.up.gov.in। इस योजना के अंतर्गत इसका लाभ लिया जा सकता है। हमारी अन्य योजनाओं में जो अन्य विभाग की योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति योजना है, ये समाज कल्याण से होती है, पिछड़ा वर्ग कल्याण से होती है, अल्पसंख्यक कल्याण से होती है। इसमें कक्षा 9, 10 से लेकर के ऊपर किसी भी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हों, उनकी फीस और उनको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। मान लीजिए कि कोई बच्चा इस समय पॉलिटेक्निक कर रहा है, पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में, तो वो अपना फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के लिए उसे scholarship.up.gov.in पे जाना पड़ेगा। इनकम लिमिट है 2 लाख रुपए पर एनम, यानी 2 लाख रुपए वार्षिक। कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स फॉर्म भर सकता है। अनुसूचित जाति के लिए 50% की सीमा थोड़ा रिलैक्स थी, लेकिन इस साल से वो रिलैक्स नहीं। तो कम मिनिमम 50% मार्क्स हो तो उसकी फीस भी पूरी वापस हो जाएगी और छात्रवृत्ति भी 6,000 से लेकर के 14,000 तक छात्रवृत्ति मिलती है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार और अलग अलग क्लास के अनुसार है, ग्रुप बने हुए हैं। आप लोग scholarship.up.gov योजना का लाभ मिलेगा। हमारी प्रवर्तकता स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत अगर हमें लगता है कि कोई परिवार इस तरह से है कि वो अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर सकता या इतना गरीब है कि वो बच्चे किसी बाल श्रम में लग सकते हैं या है या इसको पढ़ना छूट सकता है, जो को 2,000 रुपए प्रति माह की दर से पढ़ सकते हैं हो दोनों की, जो ग्रामीण क्षेत्र में 46,000 और शहरी क्षेत्र में 56,000 के करीब। इस योजना में
हमें ये देखना होता है कि ये बालक कहीं ऐसा तो नहीं कि कल कहीं बाल श्रम में लग जाए या अपनी पढ़ाई इसकी छूट जाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। जिला बाल संरक्षण समिति जो कि हमारे गांव स्तर पे कार्य करती है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अगर गांव में कोई इस तरह का परिवार है तो उसकी जानकारी जरूर कर लें, और जानकारी करने के बाद अपने ब्लॉक में सीडीपीओ को बता दें, और सीडीपीओ से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो जिला स्तर पे जिला प्रोबेशन अधिकारी को या जिला मुख्य विकास अधिकारी महोदया को सूचित करने का कष्ट करें। इसके साथ में हमारी अन्य योजनाएं चलती हैं, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष है। इस सम्मान कोष के अंतर्गत हम लोग जो भी दहेज से पीड़ित महिलाएं हैं, एसिड अटैक से पीड़ित महिलाएं हैं, या गैंगरेप से पीड़ित महिलाएं हैं, और पॉक्सो एक्ट में जो बच्चे आ गए हैं जिनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई है, दुष्कर्म घटित हो गया, उनको लाभ दिया जाता है। इसमें 1 लाख से लेकर के घटना के अनुसार और एक्ट के अनुसार 10 लाख तक का सहायता दी जाती है। अगर कहीं पे इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो थाने में एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही थाने में ये रिक्वेस्ट जरूर कर लें कि हमारा ये केस रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष पे भी अपलोड कर दें। जब ये अपलोड हो जाएगा तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है। वहां पे जिले में 2 मेडिकल नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। वो नोडल ऑफिसर इसमें मेडिकल की जांच करते हैं और उसके बाद इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल को फॉरवर्ड कर देते हैं। करने के बाद महोदय की बनी हुई है और ये कभी प्राप्त कर सकते हैं नहीं। इस योजना में कमेटी के अनुसार निर्णय किया जाता है और कमेटी निर्णय करके शासन को भेज देती है, जहां से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि दी जाती है। जैसे दहेज हत्या के केस में अगर उसके कोई बच्चे हैं, अगर वो नाबालिग हैं, तो उन मिल जाए। गैंग केस अगर है तो उसे सहायता तो दी जाती है, साथ ही साथ उसका और कॉस्मेटिक सर्जरी हुई और अभी तक उसने लाभ न लिया हो तो इस एफआईआर को जरूर अपलोड करा दें। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे एक बहुत उल्लेखनीय योजना है वन स्टॉप सेंटर। इसमें किसी भी महिला को अगर घरेलू हिंसा से पीड़ित है, घरेलू हिंसा के साथ किसी भी तरह की उसे कानूनी सहायता चाहिए, कानूनी विधिक सहायता हो गई, मेडिकल की सहायता मौजूद है वहां पे। इसके अलावा काउंसलिंग वहां पे की जाती है, स्थापना की गई है, जहां से संबंधित थाने को रिपोर्ट भेज दी जाती है। और अगर बाय द वे उसको बिल्कुल निराशित है तो 5 दिन का जाता को सूचित करें। वो हमारे जिला बाल संरक्षण समिति के सदस्य में जो अधिकार है, कोई भी जो 14 साल तक का वो स्कूल जाने वंचित नहीं रहे। अगर कोई लड़की ऐसी महिला जिसका अगर वो पति का भी पता नहीं है तो उसे वृद्धावस्था में फॉर्म भरवा दें। इसी तरह से कोई विकलांग महिला है तो दिव्यांग महिला है तो उसको फॉर्म भरा सकते हैं। इसी तरह से शादी अनुदान हमारे यहाँ पे है जो समाज कल्याण से दिया जाता है। शादी अनुदान में 2 तरह की स्कीम चलती है। अगर ऑनलाइन फायदा लेना है, ऑनलाइन अगर फायदा लेना है उन्होंने,
तो उसके लिए 20,000 रुपए की मदद। इसमें सीधे सीधे अगर पिछड़ी जाति का तो पिछड़ा वर्ग कल्याण में फॉर्म भर ले, अनुसूचित जाति की है तो समाज कल्याण में फॉर्म भर ले, अल्पसंख्यक वर्ग की है तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए फॉर्म भर दे। 20,000 रुपए की सहायता तीनों विभाग में। आय सीमा इसमें वही गरीबी रेखा है कि 46,480 रुपए ग्रामीण में और 56,425 रुपए शहरी क्षेत्र में। ऑनलाइन भरने पे 20,000 रुपए की मदद दी जाती है। एक परिवार की 2 लड़कियों को 1 साल में मदद दी जा सकती है। अगर वो ऑनलाइन वाला अप्लाई नहीं करना चाहती है और ये चाहती है कि मैं सामूहिक विवाह में शामिल हूं, तो सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें 45,000 रुपए तक नकद जिसमें 6,000 रुपए का सामान उसको दिया जाता है और बाकी पैसे उसके खाते में नकद दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप लोग समाज कल्याण में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। लड़की की उम्र 18 साल से कम ना हो, लड़के की उम्र 21 साल से कम ना हो। और इस योजना में, सामूहिक योजना में, आपको जब भी हम सामूहिक शादी करते हैं तो उसमें आकर के वही पंडाल में शादी करनी पड़ेगी। यही अंतर दोनों में। ऑनलाइन में आप कभी भी उसी वित्तीय वर्ष में शादी करें और शादी करने के बाद आपके खाते में पैसे चले जाएं। इसी तरह से सामूहिक विवाह में आपको पंडाल में आना पड़ेगा, वहां पे 5 अधिक जानकारी लोकेशन से सबसे अल्पसंख्यक कल्याण हिमाचल या जिला उसमें भी धनराशि श्रुति जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी, अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हमारे भी श्रुति सगर जी हैं, ये विधि से परिवीक्षा अधिकारी हैं। ये हमें जो भी बच्चों महिलाओं के लिए हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हेल्पलाइन नंबर संचालित हैं, उनके बारे में हमें जानकारी देंगी। प्लीज श्रुति जी, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं कंडवाल सर को, सर आपको नमस्कार कहना चाहती हूँ। साथ ही हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं उन सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ, सबका स्वागत करना चाहती हूँ हमारे इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। मैं यहाँ पे सबसे पहले, अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे एक ऑडियो वीडियो जिसमें एक छोटे बच्चे की समस्या के बारे में बताया जा रहा था। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी चाइल्ड लाइन के बारे में। 1098 1098 ये एक हेल्पलाइन है जो बच्चों के लिए है, स्पेशली जो 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं। उनसे रिलेटेड अगर कोई समस्या होती है, समस्या बाल श्रम से रिलेटेड है या आप अपने आसपास कहीं देखते हैं किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसकी समस्या को आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके रिकॉर्ड करा सकते हैं। इन नंबर की एक खास बात ये है कि अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका नाम कहीं पे डिस्क्लोज हो,
तो वो डिस्क्लोज नहीं होगा, लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड हेल्पलाइन है महिला हेल्पलाइन 181, जो कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। अभी खंडवाल सर ने आपको वन स्टॉप सेंटर के बारे में बताया। ये हेल्पलाइन एक्चुअली इस वन स्टॉप सेंटर के साथ मिलकर काम करती है। इस हेल्पलाइन पर जब आप कॉल करते हैं तो कॉल आपके हेड ऑफिस जाएगा लखनऊ। वहां से जिस भी डिस्ट्रिक्ट का कॉल होगा, जिसपे कोई समस्या होगी, वहां के वन स्टॉप सेंटर को एक कॉल ट्रांसफर करी जाती है। यहाँ पर अगर आपको रेस्क्यू करने की जरूरत होती है तो रेस्क्यू किया जाता है। वन स्टॉप सेंटर में आपको मेडिकल एड प्रोवाइड की जाती है, लीगल एड प्रोवाइड की जाती है, काउंसलिंग प्रोवाइड करी जाती है। अगर जरूरत पड़ती है एफआईआर कराने की किसी केस में, तो वहां पर एक महिला चौकी भी है जहां पर सारे महिला पुलिसकर्मी ही काम करते हैं, उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराने का भी प्रावधान है। तीसरी हेल्पलाइन है, ये भी महिला हेल्पलाइन है 1090, जो कि पुलिस विभाग द्वारा संचालित की जाती है। अगर आप कहीं पे रास्ते में हैं, किसी समस्या का फेस कर रहे हैं और आपको कोई समाधान नहीं सूझ रहा है, तो 1090 पर भी आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। आप जानते हैं कि कुछ कुछ दूरी पर 112 की गाड़ियां खड़ी होती हैं, या डायल 100 की गाड़ियां खड़ी होती हैं, या पुलिस की वैन खड़ी होती हैं जो अपने एरिया को कवर करते हैं। 1090 पर जब आप कॉल करते हैं तो आपसे किस क्षेत्र में आप हैं वो पूछा जाता है, और वहां से जो संबंधित वैन होती है या पुलिस की गाड़ी होती है जो उस एरिया को कवर करती है, वो आपके पास जितना कम समय में हो सकता है उतने कम समय में आपके पास पहुंचती है। तीसरी हेल्पलाइन है 1075, जो कि सीएम हेल्पलाइन है। आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, या आपको कुछ नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है, तो 1075 हेल्पलाइन पर आप कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। वहां पर जिस डिपार्टमेंट से, जिस जनपद से रिलेटेड समस्या होगी, वहां पर कॉल ट्रांसफर कर दी जाएगी और डिपार्टमेंट आपको खुद कॉल करके आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेगा। नेक्स्ट हेल्पलाइन है 1076, जो कि हेल्पलाइन है कोरोना की। क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है और बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा अनदेखा करते हैं, या फीवर आता है तो उसको ये सोचते हैं कि एक आम फीवर है, जबकि सावधानी बहुत जरूरी है। मैं इस वक्त आपसे मास्क लगा के बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इस कमरे में अकेली हूँ, और मैं बिना मास्क के फिलहाल आपसे बात कर सकती हूँ। तो अगर कोई समस्या है या कोरोना के बारे में कोई डाउट है, किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, या आपको ये नहीं पता है कि ये जो आपको सिम्टम्स हैं वो एक्चुअली कोरोना के हैं, या टेस्ट नहीं हो पा रहा है, या टेस्ट की रिपोर्ट देर से आ रही है, या फिर नेगेटिव आने के बाद भी आपकी फीवर है या आपके सिम्टम्स बनने हुए, आप कोरोना से संबंधित किसी भी डाउट के बारे में, या आपको परेशानी हो रही है, मानसिक रूप से आप थोड़े से परेशान हैं, आपको काउंसलिंग की जरूरत है, तो इस हेल्पलाइन पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक हेल्पलाइन जिसका बीच में मैंने अभी विवरण भी दिया, 112, जो कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। ये पुलिस की वैन का नंबर है 112, आप जानते हैं। रात को 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक अगर किसी भी महिला को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, आप रास्ते में अकेले हैं, आपको कन्वेंस की प्रॉब्लम है, आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। ये पुलिस वैन की जिम्मेदारी होगी आपको या तो कन्वेंस प्रोवाइड करा दें या आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा दें। 112 भी आप देख रहे होंगे पूरे जनपद भर में जगह जगह पर कुछ मीटर की दूरी पर कुछ एरिया को कवर करते हुए गाड़ियां खड़ी होती हैं, वैन खड़ी होती हैं, जिसमें पुलिसकर्मी होते हैं, महिला पुलिसकर्मी होते हैं। वो आप उन पे कॉल करेंगे, वो जिस क्षेत्र की जिस क्षेत्र में आप होंगे, जिस क्षेत्र में आप उस समस्या से जूझ रहे होंगे, उस क्षेत्र की 112 वैन के पास आपका कॉल ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपकी समस्या पहुंचा दी जाएगी, और आप जिस भी क्षेत्र में होंगे 112 की गाड़ी आपको तुरंत कोशिश करेगी कि वहां पे पहुंचे और आपकी समस्या का समाधान कराए। गुरमुख सर। मैं इसके अलावा आपको ये बताना चाहती हूँ, हम बालकों और महिलाओं के संबंध में जो जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, कई बार लोग सोचते हैं इसका ऐसा क्या कारण है कि बच्चों और महिलाओं पर ही इतना फोकस किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ, हमारे बच्चे देश का भविष्य हैं,
अगर हम जो समस्याएं चलती आ रही हैं उनको आगे भी चलने देंगे तो हम एक समाज को सकारात्मक रूप से आगे नहीं ले जा पाएंगे। जो समस्याएं हम झेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, हमारी सरकारों को ऐसा लगता है, हमारे प्रशासन को ऐसा लगता है कि उन समस्याओं का समाधान कराना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम अपने बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं। और महिलाओं को जागरूक करने का रीजन आप जानते हैं, कहते हैं अगर परिवार में एक महिला पढ़ी लिखी है, एक महिला जागरूक है, तो वो पूरे परिवार को जागरूक कर देती है। तो हम हमारा ये प्रयास है, हमारे प्रशासन का ये प्रयास है कि आप लोगों को जागरूक करें। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो आप सोचते हैं कि समस्या है लेकिन इसका समाधान कहाँ से मिलेगा, या क्या प्रक्रिया होती है, या इसको कैसे समाधान किया जा सकता है। कई बार हमें रिसोर्सेज नहीं पता होते, कई बार हमें लॉस नहीं पता होते, कई बार हमें लॉस पता होने के बाद भी हम डरते हैं। हम एक्चुअली करें क्या, कहीं ऐसा तो नहीं समाज में हमारा नाम खराब हो जाएगा, या हम कई बार इतने मानसिक रूप से परेशान होते हैं, हमें काउंसलिंग की जरूरत होती है और हम ये चाहते हैं कि हमको कोई एक बार सुन ले। उस सभी कंडीशन में आप, हमारा वन स्टॉप सेंटर है, मेडिकल में है, आप वहां पे आइए, 181 पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच सकते हैं। वहां पे हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स की टीम है जो आपकी काउंसलिंग करेगी। वहां पर महिला पुलिस कर्मी भी हैं जो आपकी समस्याओं का उसी टाइम समाधान करने की कोशिश करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो वो उसी टाइम, अगर एफआईआर की जरूरत है तो एफआईआर भी कराएंगे। इसके साथ ही वहां पे अगर कोई महिला ऐसी है जिसको घर से निकाल दिया गया है, या अब वो कंडीशन क्रिएट हो गई है कि वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या किसी और रीजन से अपने घर में नहीं जा पा रही है, नया नहीं रह पा रही है, वो अपने मायके नहीं जाना चाहती या उस घर में वापस नहीं जाना चाह रही है, कुछ दिन उसे शांति की जरूरत है, तो हमारे वन स्टॉप सेंटर पे एक अल्वा आवास गृह की भी वो है, व्यवस्था है, जहां पर कुछ टाइम के लिए, 5 दिन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आप वहां पे रह सकते हैं। आपकी नियमित रूप से वहां पे काउंसलिंग होगी। आपको जितना ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी किसी भी क्षेत्र में, वो देने की कोशिश की जाएगी। वहां पे लाइब्रेरी है, आप अपनी वहां पे नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और वहां पे हमारी एक्सपर्ट की काउंसलर्स की टीम है ही, पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं। आप क्योंकि वहां पे पूरे दिन रहेंगे, 24 घंटे रहेंगे, आपके पास बेटर ऑप्शंस होंगे कि आप उनसे बात करें, उनसे जानकारी लें। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की एक टीम होगी। अगर बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या है, या आपके आसपास की कोई समस्या, या ऐसा कोई सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट करेंगे। इसके अलावा क्योंकि वो मेडिकल परिसर में ही है, तो आपको जितनी भी चिकित्सीय सहायता की जरूरत पड़ेगी वो आपको वहां से दिलाई जाएगी। गुरमुख सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, आपको सुन पा रहा हूँ, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार आईसीपीएस, सीडब्ल्यूसी एंड जेजेबी के ऊपर थोड़ा फोकस कर लें, क्योंकि हमारे पास जो आज ऑडियंस है वो इन्हीं सब लॉस के बीच में इफेक्ट होती है, और इन सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आईसीपीएस इनके लिए सीडब्ल्यूसी एंड जेजेबी के माध्यम से क्या कार्य कर रहा है। जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता देती हूँ। मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कोऑर्डिनेशन से एक स्कीम चलाई जा रही है, जो कि हमारे राज्य में 2010 में शुरू की गई थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जिसे समेकित बाल संरक्षण योजना कहा जाता है। ये 2010 से हमारे राज्य में संचालित है। 2013 में जनपद में हमारी जिला बाल संरक्षण समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे डीएम साहब हैं, उनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में जिला बाल संरक्षण इकाई काम करती है, जिसके नोडल हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं, जो महिला कल्याण विभाग के जनपद मेरठ में अधिकारी है। वो हमारे मंडलीय अधिकारी होते हैं, एक जो पूरे मंडल को देखते हैं, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उप निदेशक महिला कल्याण विभाग, जिनको अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना है हमारे बीच में। ये स्कीम हम इसको अपने शरीर के हिसाब से मान के चलते हैं। ये स्कीम मान के चलती है, ये हमारा शरीर है और ये हमारे 2 हाथ हैं। ये स्कीम मान के चलती है, समाज में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड। ये जो राइट हैंड है, ये राइट हैंड है हमारा, जो हमारी नीड केयर एंड प्रोटेक्शन के बच्चे हैं, जो देखभाल और संरक्षण वाले बच्चे होते हैं। इसमें बच्चे आते हैं आपके बाल श्रम के बच्चे, जिनको छोटी उम्र में बाल श्रम में लगा दिया जाता है। ऐसे बच्चे जिनके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ हो,
ऐसे बच्चे जिनको उनके माँ बाप ने परित्याग कर दिया हो, ऐसे बच्चे जो भूले भटके हैं, अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं, ऐसे बच्चे जो HIV एड्स से पीड़ित हैं और समाज से परित्यक्त हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनके साथ किसी भी तरीके की कोई घटना हुई हो, कोई नकारात्मक उनके साथ एक्टिविटी हुई हो। शीति जी, मैं सर। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच माननीय सचिव कुलदीप सिंह जी आ गए हैं, जी सर। और आप अपना कंक्लूड करके फिर हम कुलदीप सर को सेशन के लिए इनवाइट करेंगे। जी सर, मैं कुलदीप सर का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सर हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं, जो अभी थोड़ी देर में आपको बहुत अच्छी योजनाओं के बारे में बताएंगे, सर लॉज के बारे में, बच्चों से रिलेटेड कानूनों के बारे में बताएंगे। मैं कुलदीप सर को बताना चाहूंगी, सर हम अभी ICPS स्कीम और JJ एक्ट से रिलेटेड पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहे थे। हम अभी बात कर रहे थे CNCP वाले बच्चों की, जो देखभाल और संरक्षण वाले बच्चे हैं, उनके बारे में। हम समाज के जो ये 2 बच्चे हैं, उनको 2 हाथों से अपने शरीर के बारे में बता रहे थे कि राइट हैंड हमारा CNCP वाले बच्चे हो गए, जो देखभाल और संरक्षण वाले बच्चे हैं। लेफ्ट हैंड है हमारा जो विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे हैं। एक्ट ये मान के चलता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये मान के चलता है, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, वो एक्चुअली यही बच्चे हैं जो राइट हैंड वाले हैं, लेकिन इन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे या कुछ ऐसे लोगों के टच में वो आ गए कि उनके द्वारा विधि का उल्लंघन हो गया। उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, या फिर उनको वो ऐसे लोगों के टच में आ गए जो एक्चुअली बच्चों का मिसयूज करते थे। तो ये हमारे 2 तरह के बच्चे हैं। इन 2 तरह के बच्चों को देखने के लिए 2 अलग-अलग समितियां गठित हैं। पहली है देख-रेख और संरक्षण वाले बच्चे, जो कि हमारा राइट हैंड है। उसको जो जनपद स्तर पे देखती है, जो उनके केसेस सुनती है, जो उनको पुनर्वासन के लिए कार्य करती है, उसे बोलते हैं बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति के अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। शासन द्वारा इन लोगों की नियुक्ति होती है 3 साल के लिए। इनका कार्यालय सूरजकुंड स्थित राजकीय बाल गृह बालक में है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, आप पुलिस के थ्रू 1098 चाइल्डलाइन पर कॉल करके पहुंच सकते हैं वहां पे, या फिर आप डायरेक्ट भी वहां पर पहुंच सकते हैं। दूसरा है विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे, क्योंकि ये विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे होते हैं, इनके ऊपर IPC की धाराएं लगी होती हैं। इनके लिए काम करने वाली बॉडी है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड। किशोर न्याय बोर्ड में हमारे प्रधान मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जुडिशरी से होते हैं, और 2 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो बालकों के संरक्षण और देखभाल के लिए काम कर चुके होते हैं लगभग 7 साल तक। उनकी नियुक्ति शासन द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। ये 2 तरह के बच्चे हमारे यहाँ होते हैं। इन दोनों की हेल्प करने के लिए प्रशासन द्वारा एक इकाई गठित है, जिसको बोलते हैं जिला बाल संरक्षण इकाई। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जिला बाल संरक्षण समिति यहाँ पर गठित है, जिसके अध्यक्ष हमारे DM साहब हैं। उनके मार्गदर्शन निर्देशन में जिला बाल संरक्षण इकाई काम करती है। ये इनके नोडल हैं जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जो कि जिला प्रोबेशन अधिकारी हैं। उनके मार्गदर्शन निर्देशन में ये टीम काम करती है। CNCP वाले बच्चों के लिए, जो देखभाल और संरक्षण वाले बच्चे हैं, उनके लिए काम करने के लिए बाल कल्याण समिति के साथ काम करने के लिए एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त हैं, जो इन देखभाल और संरक्षण वाले बच्चों के साथ CW के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके पुनर्वासन के लिए कार्य करते हैं। दूसरे किशोर न्याय बोर्ड के साथ मिलकर विधि परिवीक्षा अधिकारी काम करते हैं, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के पुनर्वासन के लिए बोर्ड के साथ मिलकर बोर्ड के निर्देशन में कार्य करते हैं। क्योंकि अब कुलदीप सर हमारे बीच में हैं और मैं एक छोटी सी भूमिका यहाँ पे बच्चों के लिए बना चुकी हूँ। मैं सर से अनुरोध करूंगी, सर अपना सेशन यहाँ पे शुरुआत करें। गुरमुख सर। थैंक यू श्रुति मैम। एंड कुलदीप सर, मैं आपको एक बार थोड़ा सा जो हम सेशन में कवर कर चुके हैं आपको बता दें कि हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर सर हैं खंडवाल सर, उनके द्वारा जितनी भी स्कीम्स हैं उनको कवर किया गया है। श्रुति सगर जी द्वारा जो योजनाएं हैं के साथ साथ जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनको कवर किया, और ICPS के ऊपर उन्होंने एक अपना ब्रीफ प्रेजेंटेशन दिया है। एंड सर, नाउ वी विल रिक्वेस्ट यू कि आप जो महिलाओं व बच्चों से रिलेटेड जो हमारे लॉज हैं उसके ऊपर जो हमारे आज पार्टिसिपेंट्स हैं सर, उनको आप प्लीज उनका ज्ञानवर्धन करें। थैंक यू सो मच सर, द फ्लोर इज योर सर। थैंक यू गुरमुख जी, और थैंक यू श्रुति सागर जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं सभी के सामने कुछ विधि से संबंधित बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और मेरा ये मानना है कि
आज के इस सेशन में हम लोग इट्स काइंड ऑफ इंटरेक्शन, हम सिर्फ एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे और आपस में थोड़ा सा लॉ के संबंध में जानेंगे। ये कोई मेरा मानना है कि हम इस तरह का कोई लेक्चर या ऐसा नहीं बच्चों के लिए कर रहे हैं। जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, ताकि उनको एक तरह से एक ले लैंग्वेज में आराम से हम लोग आपस में बात करके एक दूसरे से ये समझ सकें, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें कि क्या क्या लॉज हैं और किस तरह से उनका फायदा लिया जा सकता है। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर साथ में हमारे स्टूडेंट्स लोग भी जुड़े हुए हैं या कुछ फीमेल्स हैं या डिपार्टमेंट से लोग जुड़े हुए हैं, दे ऑलरेडी नो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं। हम लोग उस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करेंगे जो जनरली आम लोगों को नहीं पता होती है। जैसे कि सपोज अगर डोमेस्टिक वायलेंस किसी लेडी के साथ किया जाता है तो उस लेडी के मन में सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि अब मैं क्या करूं, मुझे किसके पास जाना चाहिए और मेरी हेल्प कौन कौन कर सकता है। देखिए कि डोमेस्टिक वायलेंस में जैसा कि हमारा प्रोविजन है, ये घरेलू हिंसा का जो अधिनियम है 2005 में लागू किया गया। और इस कानून में घर की महिला के साथ साथ, अगर घर की महिला कोई है, उसके साथ यदि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और मौखिक रूप से किसी भी तरह से अगर कोई हिंसा की जाती है तो उसे घरेलू हिंसा इस अधिनियम के तहत माना जाता है। यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा की जाती है तो इस कानून के अंतर्गत महिला मदद पाने के लिए आवेदन कर सकती है। अब सबसे पहले ये है कि किस तरह का आवेदन होगा और कहाँ पे आवेदन होगा। जैसे कि और अगर आवेदन वो करते हैं, अगर कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें उन्हें किस तरह की मदद कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। जैसे कि कोर्ट के द्वारा देखिए सुरक्षा का आदेश, अभी हम घरेलू हिंसा पे थोड़ा सा महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, फिर हम कुछ टॉपिक्स बच्चों की तरफ आएंगे। तो जैसे कि कोर्ट से आपका एक सुरक्षा का आदेश हो सकता है कि किसी भी रूप से इनको प्रताड़ित ना किया जाए। और आर्थिक मदद का कोर्ट से आदेश आप पा सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर खर्चा पानी नहीं है और वो लेडी जो है जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है वो इतनी सक्षम नहीं है कि अपना खर्चा या अपने बच्चे का, छोटे बच्चे का खर्चा चला सके, तो कोर्ट से आर्थिक मदद के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकती है। और इसमें डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट लाया गया, इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया वो किया गया कि आवासीय जो घर पर रहने का आदेश है वो इससे पहले किसी भी एक्ट में नहीं दिया गया था। इस एक्ट में क्या प्रोविजन किया गया कि किसी भी महिला को घर में रहने का आदेश कोर्ट कर सकती है कि आप इस महिला को घर से ना निकालें, आप इसको घर में रहने के लिए ससम्मान एक जगह दें। इस तरह का कोर्ट भी आदेश कर सकती है। जैसे कि अक्सर ये देखने में आता है कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो ससुराल पक्ष की तरफ से या जो हस्बैंड है या उसकी फैमिली है उसकी तरफ से सबसे पहले जो बात सामने आती है वो ये आती है कि इसे इसके घर पे भेजो, यहाँ से इसको हटाओ और इसको यहाँ से निकाल के इसको इसके माता पिता के यहाँ भेजो। तो जब लड़की अपने माता पिता के यहाँ चली जाती है तो वो एक असहाय की तरह महसूस करती है। उसको लगता है कि क्या मतलब अब मेरे पास ये राइट नहीं रहा कि मैं अपने पति के साथ या अपने घर में जहाँ मेरी शादी हुई है वहां रह सकूं। तो इस कानून से पहले इस तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया। तो घरेलू हिंसा का जो हमारा 2005 में कानून आया, इसमें सबसे पहले एक सबसे अच्छा जो दिया गया वो घर में रहने का आदेश दिया गया। अब इसमें इसी प्रोविजन में देखिए मेरे पास एक्ट भी रखा हुआ है, बट मैं एक्ट वाइज डिस्कस नहीं करूंगा। हम जस्ट जनरली इस तरह से डिस्कशन करेंगे कि एक आम आदमी के लिए रहे। एक्ट में पढ़ के बोलना वो लीगल पूरा हो जाता है, तो मैं बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करूंगा। तो देखिए अब इसमें मदद के लिए इस कानून में एक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई। एक संरक्षण अधिकारी के नाम से जिसे हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसकी नियुक्ति की गई है और इस सभी जिले में नियुक्त है। इसको ही संरक्षण अधिकारी को ही हम जनरली डीपीओ के नाम से भी जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर। तो इनके लिए देखिए जिसके समक्ष हम जो महिलाएं हैं वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के सामने भी एप्लीकेशन ला सकती हैं। यहीं पर मैं ये क्लियर कर दूं
कि अगर किसी के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है तो उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला तो वो ये है कि आपके जिले में जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, वहां पर आप लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इस एप्लीकेशन के लिए बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेट होने की जरूरत नहीं है। आप एक साधारण से मतलब पेपर पे भी आप अपनी परेशानी लिखकर डीपीओ को, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर जैसा मैंने बताया, उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरा, आपके पास अगर परेशानी है तो आप पुलिस के पास जाकर भी एप्लीकेशन दे सकती हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अधिनियम के तहत। तीसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो है कि आप डायरेक्ट कोर्ट में भी आकर अपना एप्लीकेशन पेश कर सकते हैं किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने, जो संबंधित आपका जुरिडिक्शन मजिस्ट्रेट का लगता है वहां पर। तो जब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जब संरक्षण अधिकारी के समक्ष कोई एप्लीकेशन आप लोग कोई महिला जो परेशान हमारी बहन है, अगर वो एप्लीकेशन डालती है तो उसके लिए उसके सामने जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर है वो उसमें कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। जनरली हम लोग देखिए, जैसे कि हम लोग कोर्ट में काम करते हैं तो आए दिन हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस आती रहती हैं जिसे हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं। और सबसे पहले हम लोग खुद डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगाते हैं उसमें। और उस रिपोर्ट का पर्पस ये है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर एक्चुअल में आपके घर तक, उस महिला के घर तक जहां पर वो उसको प्रताड़ित किया जा रहा है वहां तक पहुंचता है और आसपास का एविडेंस कलेक्ट करके अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है और मजिस्ट्रेट के सामने वो रिपोर्ट लगाता है। तो अगर आप जैसे कि गरीब महिलाएं हैं, अब मैं एक चीज और यहीं पर लीगल सर्विस अथॉरिटी जो हमारी है उसके संबंध में भी ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई गरीब महिला है और वो ये नहीं जानती है कि उसको कहाँ पर एप्लीकेशन देनी है, किसके समक्ष एप्लीकेशन देनी है, या उसको किस तरह की लीगल हेल्प मिल सकती है परेशानी के लिए, तो वो हमारे यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कचहरी में एक ऑफिस बना हुआ है। सभी कचहरी में जिला विधिक प्राधिकरण का ऑफिस बना हुआ है, वहां पर वो आवेदन कर सकती हैं और जिनका की जो भी उनको लीगल एडवाइस दी जाएगी वहां से फ्री लीगल एडवाइस दी जाएगी। और अगर किसी वजह से वो हमारे क्राइटेरिया में आते हैं, गरीब है, परेशान है, एक वकील नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर हमारे यहाँ पर फ्री लीगल एड की भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अच्छा देखिए, अब अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा होती है तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ पर एप्लीकेशन कौन देगा। देखिए, जिसके साथ प्रताड़ना की जा रही है ऑब्वियसली वो तो एप्लीकेशन दे ही सकती है, लेकिन इस एक्ट में एक ये भी बहुत अच्छा प्रावधान दिया गया कि उस महिला के हक में कोई दूसरा व्यक्ति भी एप्लीकेशन दे सकता है। सपोज कि जैसे कि उसका कोई रिश्तेदार हो, उसका कोई जान पहचान का व्यक्ति हो, और यहाँ तक कि इस एक्ट में ये भी प्रावधान दे दिया गया कि अगर मान लीजिए कोई पड़ोसी है तो वो पड़ोसी भी उस महिला के संबंध में एप्लीकेशन दे सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ महिला ही एप्लीकेशन देगी। तो इस तरह से देखिए, आपके पास महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जिनको प्रताड़ित किया जाता है घर में, उनके लिए डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत अच्छा कानून सरकार द्वारा लाया गया 2005 में। और जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो आप कचहरी से इसमें अपना सुरक्षा का आदेश, घर पे रहने का आदेश, और यहाँ तक कि देखिए इंटरिम धनराशि का भी आप आदेश यहाँ से पा सकते हैं। जैसे कि सपोज किसी महिला ने किसी बहन को अगर परेशानी है और वो चाहती हैं कि वकील का खर्चा या मेरा कचहरी तक आने जाने का खर्चा या मेरे साथ जो छोटा बच्चा है, हम दोनों को अगर बाहर कर दिया गया है तो इसकी भरण पोषण का, इसके इलाज का, इसकी पढ़ाई का खर्चा, तो अगर ये आप चाहते हैं कि तुरंत आपको कोर्ट एप्लीकेशन पे ही दे दे तो उसके लिए आप अंतरिम धनराशि भी मांग सकती हैं कोर्ट से। और डोमेस्टिक वायलेंस का देखिए, मैं एक छोटा सा प्रोविजन ये बता दूं कि इसमें जब आप कोर्ट में अपना एप्लीकेशन डालेंगे, आपका कोर्ट में केस चलेगा, तो इसमें आप तुरंत भी एप्लीकेशन में अपनी हेल्प के लिए ऑर्डर करा सकते हैं, या फिर अदालत क्या करती है, दूसरे पक्ष को सुनने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फाइनल ऑर्डर करती है। और इसमें एक चीज और आपको मैं बता दूं
कि इसमें जो प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो सहायता का ऑर्डर सरकार द्वारा ये कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, और अगर उसका वायलेशन कोई करता है, मान लीजिए पति ने कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस महिला को घर से ना निकालें और घर में रहने की इसको ससम्मान व्यवस्था करें, उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति, पति या उसके घर वाले उसको बाहर निकालते हैं, तो इसमें फिर प्रोविजन, आपका पेनल प्रोविजन हो जाता है, सजा का प्रावधान तुरंत आ जाता है। आप एक एप्लीकेशन लिखकर दोबारा कोर्ट में ये डाल सकते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, या मेरे को किसी भी तरह का प्रोटेक्शन या प्रताड़ित अभी भी मुझे किया जा रहा है, तो उस आधार पर इसमें कोर्ट उस व्यक्ति को, जो संबंधित व्यक्ति है जो परेशान कर रहा है, उसको 1 साल तक की सजा और यहाँ तक कि 20,000 रुपए तक का जुर्माना दोनों कर सकती है। तो ये एक बड़ा अच्छा महिलाओं के लिए एक्ट बनाया गया, जिसका मुझे लगता है कि यूज करना चाहिए, लेकिन ये भी मैं साथ ही साथ कहना चलूंगा कि इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग कोर्ट में काम करते हैं तो हम लोग ये भी पाते हैं कि इसका मिसयूज भी किया जाता है। जैसे कि अगर जो महिलाएं हैं जिनको परेशानी हो रही है, वो आपस में सुलह समझौते के आधार पर कुछ मामलों को खत्म करा सकते हैं, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि जब वो किसी ऐसे अधिवक्ता से इंटरेक्ट कर देते हैं, उनसे मिलते हैं, जहां पर उनको सही राय नहीं दी जाती है, जहां पर ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई छोटी सी परेशानी है तो उसके ऊपर हम ये 3 मुकदमे कर देंगे, ये 4 मुकदमे कर देंगे, जिससे कि उसका आदमी का भी, जो ससुराल पक्ष है उसका भी हम अच्छी तरह प्रताड़ित करें। क्योंकि अक्सर मैंने ये कोर्ट में भी देखा है कि छोटे छोटे जो महिला के पति तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो देवर हैं, मैंने कई बार देखा, जो देवर है, नंद है, उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाया जाता है कि ये लोग भी मुझसे दहेज की मांग करके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे मार पिटाई करते हैं। और अक्सर मैंने ये पाया है कि जब मैं कोर्ट में इन लोगों को बुलाता हूं, तो जो देवर है उसकी उम्र कभी कभी मैंने पाया कि 14 साल है, 13 साल है, 15 साल है। क्या ऐसा कोई बच्चा देवर आपका किसी 30-35 साल की महिला को प्रताड़ित कर सकता है दहेज मांगने के लिए, 14 साल का? और इसी तरह मैंने कई बार ये भी केसों में पाया कि नंद का भी नाम लिखा दिया जाता है, जो कि खुद अभी 15 साल की है, 16 साल की है। और इसके पीछे मैंने, हाँ, कोर्ट में जो वर्किंग देखी उसमें ये भी देखने को आया कि उस नंद का नाम सिर्फ इसलिए जोड़ा जाता है ताकि इसकी शादी में आगे भविष्य में परेशानी हो। तो इसी मंच से आज मुझे मौका मिला है, आप लोगों ने मौका दिया है कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूं, तो मेरे मन में ये बात भी आई है कि मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूं कि जहां तक एक सही मायने में परेशानी का केस है, वहां पर आप अपना सही तरीके से केस पुटअप करें। अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों को इन्वॉल्व ना करें जिनका उस मामले से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि इससे देखिए, आप लोग कोर्ट में केस तो डालेंगे, लेकिन इससे आपकी छवि भी कहीं ना कहीं एक जज साहब के सामने, एक कोर्ट के सामने निगेटिव रूप से आती है कि आप जानबूझ के पूरे परिवार को परेशान करना चाहते हैं। तो जो सहानुभूति आपके लिए कोर्ट की होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खत्म होने लगती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ जो सही मायने में कल्प्रेट है, जो सही मायने में आपको परेशान कर रहे हैं या आपको जिनसे परेशानी है, उनके विरुद्ध आप जरूर कार्रवाई करें, लेकिन ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई ना करें जिनका आपसे कोई झगड़ा नहीं है, या आप सिर्फ उन्हें अनावश्यक रूप से इसलिए फंसाना चाहते हैं क्योंकि वो उस परिवार के हिस्से हैं जिससे आपकी कोई रंजिश चल रही है, जिनसे आपको दिक्कत है। तो ये हमारा एक छोटा सा डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मैंने आपको बताया। देखिए, इसी के तरह ही हमारे पास CRPC है, जिसे हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। उसमें भी 125 CRPC का प्रोविजन है। 125 CRPC में भी आप मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, भरण पोषण के लिए। एक्चुअली भरण पोषण, मैं आपको बताऊं कि भरण पोषण का जो पर्पस है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा, किसी पति द्वारा अपनी पत्नी को त्याग दिया जाता है, तो या उसको छोड़ दिया जाता है, परेशान किया जाता है, तो एटलीस्ट उस महिला के लिए भरण पोषण का कोई ना कोई प्रोविजन होना चाहिए जिससे कि वो अपनी आजीविका चला सके।
जैसे कि जो महिलाएं कमा सकती हैं वो तो कमा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो महिलाएं ऐसी हैं जिनकी नौकरी नहीं है, वो अपने पति पे ही डिपेंडेंट है, और ऐसे में उनका पति अगर उनको प्रताड़ित करके छोड़ देता है तो वो अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करती हैं, और उनके साथ उनके बच्चे भी हो सकते हैं जिसको भी पति द्वारा छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में आप 125 सेक्शन 125 जिसे हम बोलते हैं सीआरपीसी में, उसके तहत आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भरण पोषण के लिए आप दे सकते हैं, और कोर्ट भरण पोषण किस तरह से डिसाइड करती है, इसमें अक्सर ये देखने को आया है कि कोई महिला वकील के कहने पर कितने रुपए का भी भरण पोषण मांगती है। मैंने खुद अपनी कोर्ट में पहले देखा था कि अगर वो मजदूरी करता है आदमी, तो उसमें भी भरण पोषण के नाम पर 50-50 हजार रुपए हर माह मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर ये कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि आप किस स्टेटस में रह निवास कर रहे हैं, आपके हस्बैंड का क्या स्टेटस है, और किस तरह का परिवार का माहौल है। उन सबको देखते हुए जो कोर्ट है वो आपका भरण पोषण डिसाइड करती है कि आपका बच्चा और आप कितना आपको पैसा महीने का दिलाया जाए, जिससे कि आप सम्मानजनक अपना जीवन यापन कर सके, खाना पीना, बच्चे की पढ़ाई। तो ये सारी चीजें देखते हुए कोर्ट डिसाइड करती है। और अभी मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अब तो हमारे जिला न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब अलग से परिवार न्यायालय पूरा बन चुका है, और इस परिवार न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के सीनियर ऑफिसर होते हैं, और उनके साथ एडिशनल फैमिली कोर्ट्स होती हैं। और अब सारा जो परिवार का मामला है वो सिर्फ अब परिवार न्यायालय में ही फाइल होता है। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो मैटर मैंने बताया, ये सिर्फ मजिस्ट्रेट्स के सामने जाता है। अदरवाइज तो आपका 125 का मैटर है, तलाक का मैटर है, और किसी भी तरह का मान लीजिए शादी से संबंधित कोई झगड़े हैं, तो वो सभी अब परिवार न्यायालय में जाते हैं। तो 125 में भी आपका प्रोविजन है जहाँ पे आप भरण पोषण के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और समय के साथ ये भी प्रोविजन में दिया गया है कि जैसे कि समय के साथ आपको लगता है कि अब खर्चा बच्चे का बढ़ गया है, खर्चा पानी बढ़ गया है, तो आप उसके लिए जो कोर्ट ने सपोज 5,000, 10,000, 15,000 रुपए डिसाइड किए हैं देने के लिए, तो आप 15,000 से बढ़वाने के लिए भी, आप 20,000 कराने के लिए भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं उसमें। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ प्रोविजन है भरण पोषण के। और साथ ही देखिए हमारे आईपीसी में भी, इंडियन पिनल कोड है हमारा, उसमें भी हमारे पास बहुत से ऐसे धाराएं हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं। जैसे कि दहेज के लिए, अभी हमारी दहेज के संबंध में बात चल रही है, तो दहेज के लिए भी आपका 498 का प्रोविजन है। 498A बोलते हैं उसको, धारा को। अगर किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो वो इस सेक्शन के तहत एक मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। और साथ ही अब हम थोड़ा सा अगर अलग हटे, तो जैसे कि जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो हमारी बहनें हैं, पढ़ाई कर रही हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, उनको भी अक्सर इस समाज में देखने को पाया गया है कि कुछ लड़के परेशान करते हैं, रास्ते में छेड़ते हैं। इस तरह की हरकतें उनके साथ आए दिन हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए हमारे पास 354 की धारा है, जिसमें कि स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए, हमला या बल का प्रयोग करने के लिए सजा का प्रावधान दिया गया है। इसी तरह अभी ये हम लोगों का कई सारे प्रोविजंस अमेंडमेंट कर दिए गए, जैसे कि 354 के साथ ही 354A लगा दिया गया कि आपको अगर कोई गलत तरीके से छूता है किसी महिला को, या कोई गंदे तरह के चित्र दिखाता है या फिल्म दिखाता है, तो 354A का प्रोविजन जोड़ दिया गया कानून में। इसी तरह 354B का भी प्रोविजन जोड़ा गया, क्योंकि कई बार अगर समाज में किसी स्त्री को बेइज्जत करने के लिए किसी भी रूप से उसका अगर कोई कपड़ा फाड़ा जाता है समाज में या कहीं झगड़े में, तो 354B का प्रोविजन है। इसी तरह मान लीजिए कि कोई आपको छुप कर कहीं से देखता है और आपने पाया कि ये मुझे छुप कर देखता है, तो 354C है उसके लिए प्रोविजन। और 354D का भी एक प्रोविजन है जो कि है पीछा करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति
किसी बहन की पीछा करता है, किसी के पीछे जाता है, परेशानी होती है उसको, तो 354D के तहत भी वो उसमें कार्रवाई कर सकती है। और रेप का तो सेक्शन 376 जनरली पता ही होता है सभी लोगों को, और 376 अब काफी, जो दिल्ली का निर्भया कांड हुआ उसके बाद से 376 का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, वो पूरा ही प्रोविजन चेंज कर दिया गया। तो और 376 का प्रोविजन है। और यहाँ पर ही मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, अगर इस तरह के ये प्रोविजंस जो मैं बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं महिला के साथ जुड़े होते हैं, उसकी इज्जत के साथ जुड़े होते हैं। तो हर महिला के दिमाग में या उसके परिवार के दिमाग में ये बात जरूर आती है कि अगर हम थाने तक गए या हम कोर्ट तक गए तो हमारी बेटी का नाम पूरे गांव में पता लग जाएगा, या पूरे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनी में पता लग जाएगा, तो बेइज्जती होगी या अखबार में निकल जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे पास धारा 228A आईपीसी की धारा है, जिसमें प्रोविजन ये कर दिया गया है कि इस तरह की कभी भी जो पीड़िता है उसका नाम किसी भी रूप से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे यहाँ तक कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में जजमेंट हो, उसमें भी हम लोग महिला का नाम नहीं खोलते हैं। तो इसमें भी यही इसलिए मेरा मानना है कि इसमें आप लोग कभी इस तरह का होता है तो उसके लिए एक्शन लें, और बिल्कुल ये ना सोचे कि नाम बच्ची का या नाम हमारा किसी भी रूप से बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए आप सक्षम हैं। दूसरा, जहाँ तक मेरा मानना है कि महिलाओं के लिए कुछ कार्यस्थल से जुड़े हुए भी अधिकार हैं, जो कि गुरमुख जी, क्या इस तरह का कोई कार्यस्थल से जुड़े अधिकार जो महिलाओं के दिए गए हैं, क्या इस पे कोई चर्चा हुई है? नहीं सर, अभी नहीं हुई है सर। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैं ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा ये इस पे लाइट डालना चाहूंगा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न के संबंध में 2013 में एक अधिनियम हमारा आया, और जिसमें कि महिलाओं के लिए ये प्रोविजन बना दिए गए कि जैसे जो महिलाएं हमारी, जो माता बहनें हमारी सरकारी कार्यालयों में, निजी क्षेत्रों में, या गैर सरकारी संगठन है, या असंगठित क्षेत्रों पर ये लागू होता है जहां वो कार्य करती हैं। तो जहां पर महिला कार्य करती हैं, तो इस तरह के क्षेत्र में जहां महिलाओं का ग्रुप कार्य करता है, तो वहां पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी का गठन किया गया। और ये इसी अधिनियम के जिसको मैं बता रहा हूँ, ये घटना स्थल, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में जो 2013 में कानून आया, उसमें एक आईसीसी कमेटी बनाई गई। और ये कमेटी सभी क्षेत्रों में है, निजी क्षेत्रों में, सरकारी कार्यालयों में। और इसका एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये गठन क्यों किया गया। एक बार सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 में विशाखा का एक केस आया था। तो उस विशाखा के केस में यही था कि जो वर्क प्लेस पे अगर सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, परेशानी होती है, तो उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं थी उससे पहले। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये उसी के संबंध में विशाखा कमेटियां बनाई गई, और इसमें प्रोविजन ये रखा गया कि यदि किसी महिला के साथ किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ उसके ऑफिस में की जाती है, या गलत अश्लील, सपोज कीजिए, चित्र दिखाए जाते हैं, या उसको शारीरिक या मौखिक रूप से कोई ऐसी हरकत की जाती है जो गलत है, तो ऐसे में हमारी माता बहनाएं जो भी वहाँ कार्य करती हैं, वो इस कानून का सहायता, मतलब इस कानून की हेल्प ले सकती हैं। जहाँ कोई ऐसा कार्यालय, ऑफिस है जहाँ पर 10 या 10 से अधिक महिलाएं कार्य करती हैं, तो वहाँ ये शिकायत समिति बनाई जाती है, और वहाँ पर ये अपनी शिकायत उस समिति के सामने रख सकती है। तो इस तरह से यहाँ यह भी मैं जरूरी समझूंगा बताना कि यदि कोई महिला कार्यालय में काम नहीं करती है, बल्कि किसी काम से उस कार्यालय में आई हो, मेरा मतलब है कि जैसे कि जरूरी नहीं है कि वो महिला वहां पर ही जॉब करती हो। सपोज अगर वो महिला उस कार्यालय में किसी वजह से आई है मिलने के लिए अपने किसी कार्य से,
अगर उसके साथ भी यौन उत्पीड़न की घटना हो जाती है, तब भी वो इस अधिनियम के तहत समिति के समक्ष शिकायत कर सकती है। और शिकायत यहाँ थोड़ा सा ये लिमिटेशन है कि जो शिकायत है वो घटना के 3 महीने के अंदर अंदर करनी होती है। और आप 1 साल बाद शिकायत करने पहुंच रहे हैं, तो ये लिमिटेशन भी है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर ही शिकायत कर दें जिस दिन को घटना हुई है। तो वो समिति जो मैंने आपको बताया, आईसीसी जिसे हम बोलते हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, तो ये समिति उस मामले में जांच पड़ताल करती है। और जांच पड़ताल करने के बाद वो उसके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। अगर उनको लगता है कि घटना काफी सीरियस है, तो वो जो कंप्लेंट कमेटी है वो थाने पे शिकायत भी दर्ज करवा सकती है, या फिर उस व्यक्ति के विरुद्ध डिपार्टमेंटल कार्रवाई, जैसे कि उसे सस्पेंड करना, जिस व्यक्ति ने कोई इस तरह की कार्रवाई की है, या उसे नौकरी से निकाले जाने की इस तरह की कोई कार्रवाई के लिए प्रपोज कर सकती है ऑफिस में। तो ये हमारे एक अच्छा प्रोविजन है, आपके कार्यस्थल से जुड़ा हुआ एक अच्छा एक्ट बनाया गया है। और इसी क्रम में हमें लगता है कि जैसे अभी मुझे याद आ रहा है कि 2019 में सरकार के द्वारा ये 3 तलाक अधिनियम भी महिलाओं के लिए लागू कर दिया गया है, मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बहनों के लिए लागू कर दिया गया है। पहले एक्चुअली आज भी मेरा मानना है कि जहाँ तक हम लोगों ने मुस्लिम लॉ पढ़ा था अपने टाइम में, तो मैंने आज तक मुस्लिम लॉ में ये नहीं पढ़ा था कि एक साथ 3 तलाक बोलकर अपनी शादी को एक झटके में खत्म किया जा सकता है। क्योंकि कुरान में और लॉ में भी हमने यही पढ़ा था कि जो 3 तलाक का प्रोविजन है वो भी कंटिन्यूअस नहीं है, हर महीने एक बार तलाक बोलना पड़ेगा। तो 3 महीने में आप 3 बार अलग तलाक बोलते हो, तो तीसरे महीने जाके वो डिसॉल्व होता है। लेकिन समाज में लोगों ने अपने फायदे के लिए थोड़ा सा इसको मोल्ड करके, इंटरप्रिटेशन करके, वो 3 तलाक का प्रोविजन जो है वो एक झटके में कर दिया कि किसी को फोन किया और 3 बार बोल दिया कि तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद तलाक हो गया। तो यही सब पाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस सब मामले को देखा, और सरकार द्वारा भी जब ये पाया गया कि हाँ, महिलाओं के साथ, माता बहनों के साथ जो मुस्लिम है उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो उन्होंने भी ये 3 तलाक का अधिनियम 2019 में, जिसे हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को पारित कर दिया। यदि पति बोलकर, लिखकर या मोबाइल फोन पर 3 तलाक देता है, तो वह अब गैर कानूनी कर दिया गया है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो इसका उल्लंघन करते हैं, इसके बाद भी 3 तलाक देकर मुस्लिम महिला को घर से बाहर निकाल देते हैं, तो उनके लिए 3 साल तक का सजा का प्रावधान कर दिया गया। और इसी एक्ट में ये भी है कि जो इस कानून में जो संतान और बच्चों को, यदि वे 18 साल से छोटे हैं, तो महिलाएं ही अपने साथ ही रख सकती हैं उनको। तो महिलाओं को इसमें बच्चों का गार्जियनशिप भी दी गई, कस्टडी भी बच्चों की कस्टडी है वो भी मुस्लिम महिलाएं ही ले सकती हैं अपने पास, जब तक कि वो 18 साल के लिए मेजर ना हो जाए। तो ये भी प्रावधान दिया गया है। और इसमें 3 तलाक में, जैसा कि हम लोग कोर्ट में देखते हैं, कचहरी में हम लोग के यहाँ अगर केसेस आते हैं 3 तलाक के, तो एक इसमें प्रोविजन ये भी है कि अगर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाती है, तो उसकी तुरंत बेल भी नहीं हो पाती है, क्योंकि इस प्रोविजन में ये भी दिया गया है कि बेल एप्लीकेशन पर उस पीड़ित महिला को भी सुनना पड़ेगा। तो जनरली हम जब हमारे यहाँ कोई पकड़कर गिरफ्तार होकर इस कानून के तहत कोई व्यक्ति, कोई पति आता है, तो हम बेल एप्लीकेशन या उसको जमानत देने से पहले उस पीड़िता महिला को भी जरूर सुनते हैं। तो ये भी इसमें एक अच्छा प्रोविजन दिया गया है। बाकी मैडम ने अभी बताया कि हेल्पलाइन नंबर भी महिलाओं के लिए है, जैसे कि जहाँ तक मेरा मानना है 1090 डायल है हम लोगों का महिलाओं के लिए। किसी भी समय वो किसी भी परेशानी में तुरंत इस नंबर पर फोन कर सकती हैं, और इस समय ये नंबर काफ़ी अच्छी तरीके से कार्यरत है, काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो ये हमारे कुछ महिलाओं से रिलेटेड कानून है। और दूसरा कि और भी हमारे प्रोविज़न है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी हमारे पास प्रोविज़न है। और एक हमारा प्रोविज़न है जो लैंगिक, जैसे कि आप
अगर प्रेग्नेंट हैं तो उसमें आपका जो घर वाले हैं वो इस चीज पर आपके ऊपर बल नहीं डाल सकते कि इसकी जांच करवाओ, लड़का होगा या लड़की होगी। और अगर वो जबरदस्ती इस तरह की जांच करवाते हैं या आपको परेशान करते हैं कि नहीं आप पहले कोर्ट में डॉक्टर के पास जांच करवाओ, तो वो भी हमारे पास प्रावधान है जिसको हम ये एक्ट, मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ। इसमें भी सजा का प्रावधान है, डॉक्टर के लिए भी सजा का प्रावधान है, और उस जो सेंटर है जहां पर लड़का या लड़की का लिंक्स को पहले ही पहचानने में मदद की जाती है, उस तरह के लिंक को भी, उस तरह के उसको ऑफिस को भी हम लोग, सेंटर को भी बंद कराने के आदेश पारित किए जाते हैं। और देखिए और देखा जाए तो समान इस तरह के, देखिए समान मजदूरी अधिनियम भी महिलाओं के लिए है। जो हमारी महिलाएं मजदूरी का काम करती हैं उनके लिए भी प्रोविजंस हैं कि उन्हें भी बराबर काम और बराबर मजदूरी दी जाएगी। क्योंकि अक्सर ये पहले देखने में आता था कि आदमी जो मजदूर होते थे उनको ज्यादा वेतन दिया जाता था मौके पर और महिलाओं को कम दिया जा सकता था। तो इसके लिए हमारे श्रम आयुक्त रहते हैं जहां पर आप वो महिला शिकायत कर सकती हैं कि अगर उनको वही काम सभी लोग कर रहे हैं लेकिन उनको अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। तो इस तरह का भी हमारे पास प्रोविजंस हैं। तो जहाँ तक गुरमुख जी, अभी महिलाओं के लिए फिलहाल ये कई सारे इस तरह के छोटे मोटे कानून हैं, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी प्रसूति का प्रसुविधा अधिनियम 1961 लागू है, जिसमें कि सरकारी अस्पताल में अगर डिलीवरी कराते हैं तो प्रोत्साहन राशि वगैरह भी दी जाती है। तो इस तरह के भी कुछ सरकार द्वारा प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो ये तो जनरली क्या मैं कोई महिला अगर हमारे साथ जुड़ी हुई है किसी संबंध में, उनको कोई लीगल इशू या कोर्ट से संबंधित कोई जानकारी अगर चाहे तो पूछ सकती है। गुरमुख जी। सर सर थैंक यू सो मच, आपने सर ये सेशन लिया। सर हमें YouTube के माध्यम से जो हमने YouTube लाइव पर रखा है उसमें हमें 3 क्वेरीज आई हैं अब तक जी। अगर सर आप परमिट करें तो ये जो आपने सेशन लिया इसी के ऊपर क्वेरीज हैं। हाँ, आई ट्राई माय बेस्ट, प्लीज बताएं क्या पूछा जाएगा। सर पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कोई अगर किसी को फेसबुक पे फॉलो करने की कोशिश करे तो जो आप सेक्शन 354 बता रहे थे जी, उसमें क्या सर ये लागू हो सकता है या और कोई रिलीफ है? नहीं, एक्चुअली ये प्रोविजन जो 350 वो तब है जब आप फिजिकली किसी को फॉलो करते हैं आईपीसी एक्ट में। और अगर फेसबुक पे किसी तरह का कोई आपको फॉलो करता है या आपको इस तरह का कोई अश्लील मैसेज या किसी तरह की कोई परेशानी आपके लिए उत्पन्न करता है तो उसमें आप आईटी एक्ट में प्रोविजंस हैं। तो आईटी एक्ट के तहत आप लोग उसमें साइबर क्राइम पे केस रजिस्टर्ड करा सकते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन है कि क्या कोई पत्नी स्वयं नौकरी कर रही है तो उसे भरण पोषण की मांग करने का अधिकार है? हाँ जी, ये सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ केसेस हैं जिसमें ये डायरेक्शन दी गई है कि अगर पत्नी कार्य कर रही है और इस तरह का कार्य कर रही है कि वो पूर्णतः सक्षम नहीं है, पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, तब वो अपने पति से डिमांड कर सकती है। सपोज कि जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है, पत्नी है, वो एक नौकरी कर रही है जिसमें वो 12,000, 15,000 या 16,000 रुपए तक कमा पाती है, और उसका पति अगर एक जगह नौकरी कर रहा है जहां वो 1 या 2 लाख रुपए कमाता है, तो ऐसी स्थिति में वो भरण पोषण के लिए अप्लाई कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो कानून में दिया गया है वो दिया गया है सम्मान तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार। जैसे कि आपका पति और आपका स्टेटस है, अगर आपके पति के स्टेटस के हिसाब से आप नहीं अर्न कर पा रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस स्थिति में आप अप्लाई नहीं कर सकते जब आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपके पति की सैलरी 20,000 रुपए है या 30,000 रुपए है। यस सर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि किसी महिला का पारिवारिक महिला के साथ अगर प्रॉपर्टी का झगड़ा है तो उसको उसकी राइट्स कैसे प्रोटेक्ट हो सकती हैं? इसको प्लीज रिपीट करें क्वेश्चन को दोबारा। सर यहाँ पे क्वेश्चन है किसी महिला का
पारिवारिक महिला के साथ प्रॉपर्टी पर झगड़ा हो तो उसके लिए कोई कानून है? आई थिंक सर ये क्वेश्चन सही तरीके से उन्होंने फ्रेम नहीं किया है। ये थोड़ा सा ये एग्जैक्ट पूछना क्वेश्चन चाह रही है कि अगर महिलाओं के बीच में प्रॉपर्टी राइट का, यस सर, देखिए, अगर इसका कोई इशू नहीं है कि महिलाओं के बीच में प्रॉपर्टी का झगड़ा है या महिला और आदमी के बीच में यस प्रॉपर्टी का झगड़ा है या दो आदमी के बीच में प्रॉपर्टी का झगड़ा है। प्रॉपर्टी का झगड़ा किसी जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज अगर कोई महिला अपने पति से उसका कोई झगड़ा है, तो जो पति की प्रॉपर्टी है उसमें उसका राइट जो है वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर मान लीजिए उस सपोज जैसे हमारी बात अभी पति पत्नी के संबंध में, पारिवारिक झगड़े के संबंध में चल रही थी, अगर इस तरह से प्रॉपर्टी सास ससुर की है तो वो जब तक उसमें उसका राइट नहीं है जब तक कि वो उसके पति की प्रॉपर्टी ना हो। तो ये एग्जैक्ट थोड़ा सा क्वेश्चन सामने नहीं आ पा रहा है, अदरवाइज मैं इसको फिर बताता हूँ। यस सर, यस सर, यही 3 क्वेश्चन थे सर इसके अंदर अभी। यहीं पे गुरमुख जी मैं थोड़ा सा ये और क्लियर कर दूं कि अभी 2006 में ये कानून बना दिया गया था कि जो 2006 से पहले जो हमारा कानून था वो ये था कि जो जॉइंट फैमिली है उसमें अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसका अधिकार संपत्ति में था, लड़की का अधिकार नहीं था। 2006 में कानून बना दिया गया कि जिस तरह से लड़की का अधिकार लड़के का अधिकार था उसी तरह ठीक लड़की का भी अधिकार संपत्ति में कर दिया गया। जैसे कि पिताजी की संपत्ति में अब इस समय वर्तमान में जो स्थिति है वो है पिताजी की संपत्ति में बेटा और बिटिया दोनों का बराबर अधिकार है। यस सर, यस सर, सर यही 3 क्वेरीज आई थी हमारे पास। एंड जी ओके, देखिए इन्होंने श्रीति सागर जी ने अभी बच्चों के संबंध में हमें थोड़े बहुत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का प्रोविजंस बता रही थी कि जुवेनाइल एंड द पर्सन हु केयर्स एंड हु नीड्स इन केयर, उसके संबंध में थोड़ा सा बताया था। तो यहाँ पर मैं ये बताऊं कि देखिए बच्चों के अधिकार हमारे अभी से ही नहीं, बच्चों के अधिकार के लिए हमारा यूनाइटेड नेशंस तक से प्रोविजंस सब दिए गए हैं। जैसे कि 1959 में भी हमारा यूनाइटेड नेशन में राइट ऑफ द चाइल्ड्स, ये आपका डिक्लेरेशन हुआ था जनरल असेंबली में 1959 से। तो उसमें ये प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे कि जो चिल्ड्रंस हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसकी कास्ट, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रीजनल ओरिजिन, ये सब को हटाते हुए कि बच्चा कहाँ का है, कैसा है, उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट और एक फ्रीडम और एक डिग्निटी से जीने का अधिकार दिया जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन से ही है। और हम लोग ये भी मानते हैं कि बच्चे इस समय इतने वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के जिनको इजीली जिनका शोषण समाज कर सकता है, तो उनके संबंध में भी कई सारे हमारे राइट और एक्ट्स बनाए गए हैं। और जुवेनाइल जस्टिस भी हमारा ये बीजिंग रूल्स 1985 से ही कहीं ना कहीं जनरेट हुआ। और इसमें देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो ये कहता है कि जो स्टेट है दैट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी सबके लिए रहेगी, जैसा कि सेक्शन 14 कहता है हमारा। इसी तरह सेक्शन 15 आर्टिकल 15(3) में भी हमारे पास ये प्रोविजन है कि दैट प्रोवाइड के स्टेट कोई ना कोई स्पेशल प्रोविजंस वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए कर सकती है। इसी एक्ट के तहत हमारे पास कई सारे प्रोविजंस जो है वो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं। और सेक्शन 21 है लिबर्टी, उसके लिए है ही है हमारे पास के लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के लिए है। और देखिए एक हमारा सेक्शन 21 आर्टिकल 21A जो हमारा जोड़ा गया वो ये कहता है कि 6 to 14 ईयर्स का अगर बच्चा है तो उसके लिए जो स्टडी है वो कंपलसरी कर दी गई है, उसके लिए पढ़ाई का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसी तरह आर्टिकल 23(1) में भी
ट्रैफिकिंग है, ह्यूमंस बीइंग के लिए भीख मांगना या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी प्रोहिबिशन है, फोर्स्ड लेबर के लिए प्रोविजन है। और आर्टिकल 24 ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी चिल्ड्रन 14 साल का है वो इसमें दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 29(2) है, आर्टिकल 39(c) और आई एम सॉरी आर्टिकल 39(e) है, आर्टिकल 39(f) है, जिसमें कि आपका बच्चों के लिए उनके डेवलपमेंट और हेल्दी मैनर्स के लिए प्रोविजंस आर्टिकल्स में दिए गए हैं। और इसी तरह कुछ लॉज भी हमारे बच्चों के लिए हैं, जैसे कि मैडम ने अभी जब मैं सुन रहा था तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में बता रही थी मैडम। और इसी तरह हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट जो है वो 1986 में लागू किया गया, और जिसमें बहुत ही छोटा सा प्रोविजन है और एक्ट है, जिसमें कि जिसका जो जिस्ट है वो ये है कि 14 साल तक के बच्चों को आप किसी भी रूप से कार्य करने के लिए नहीं लगा सकते, जैसे कि किसी ढाबे पे हम लोग देखते हैं, ट्रेनों में हम लोग देखते हैं, होटलों में हम लोग देखते हैं। तो ये एक 14 साल से नीचे के बच्चों के लिए पूरी तरीके से इलीगल है काम कराने के लिए। 14 साल से फैक्ट्री एक्ट में ये प्रोविजन दिया गया है कि 14 साल से जो ऊपर के हैं उनको आप कुछ कामों के लिए रख सकते हैं, जैसे कि जो बच्चों के लिए हजार्डस ना हो उसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि बच्चों को शुरू में 16 साल 17 साल तक तो उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके शारीरिक जो उनका बनावट है और उनकी जो कह सकते हैं कि उनका जो ग्रोथ है उसके लिए रखना चाहिए। तो ये हमारे कुछ बच्चों के लिए प्रोविजंस हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी देखिए जैसा कि बताया गया है कि अगर कोई बच्चा जो 18 साल से छोटा है उसके द्वारा अगर कोई भी क्राइम किसी भी पर्पस से कर दिया जाता है जाने अनजाने में, तो उसको हम लोगों ने हमारे जो सरकार ने बिल्कुल अलग डिफरेंट एक कोर्ट का गठन किया, जिसका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बोलते हैं हम, कोर्ट भी उसका यूज नहीं करते वर्ड, बोर्ड बोलते हैं, जिसमें कि एक मजिस्ट्रेट लेवल का एक मजिस्ट्रेट रहते हैं और बाकी 2 हमारे सोशल पर्सन रहते हैं जिनको थोड़ा नॉलेज होती है बच्चों से रिलेटेड या सोशल वर्किंग से रिलेटेड नॉलेज रहती है। तो वो लोग वहाँ पर कार्य करते हैं और वो माहौल एक कचहरी से बिल्कुल अलग बनाया जाता है। उसका पर्पस सिर्फ ये है कि बच्चों को ये फील ना करने दिया जाए कि वो एक तरह से क्रिमिनल बन गए या उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया कि उसके बाद अब उनका लाइफ या भविष्य ही बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इस एक्ट का पर्पस ही ये था कि एक अलग से ऐसे बोर्ड का गठन किया जाए जिसको हम एक तरह से चाइल्ड कोर्ट बोलेंगे, कि जहां पर बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनसे अगर जाने अनजाने में कुछ हो गया है, कुछ गलती हो गई है, तो उनको सुधार की तरफ ले जाया जाए। और इसी प्रोविजन में देखेंगे कि जो हमारे पुलिस है उनको भी ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो लोग भी ऐसे कोई पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं। उनके लिए भी जो है वो घर के कपड़े और नॉर्मल कपड़े ही उनको लिए अलाउ किए गए हैं। तो इस तरह के जो बच्चे हैं जिनसे कभी कोई गलत कार्य किसी वजह से हो गया, तो दे आर कॉल्ड जुवेनाइल्स, उनको हम लोग जुवेनाइल कहते हैं। और उनको इस एक्ट में प्रोविजन ये है कि 3 साल तक का मैक्सिमम हम लोग उनको इसको रहने के लिए अलग से उनके ग्रूमिंग के लिए 3 साल के लिए हम उनको बाल गृह में और उसमें सर्वेक्षण उसमें रखा जाता है जुवेनाइल होम में। तो इसमें भी ये है कि बच्चों को मेरे ख्याल से कि उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए कोर्ट जो बोर्ड है वो डिसाइड करता है कि कितना इनको रखना जरूरी है जुवेनाइल होम में, और क्या क्या कंडीशंस थी, किन कंडीशंस में इसके द्वारा कोई गलत काम किया गया। और इसी एक्ट में एक बाल गृह का भी प्रोविजन किया गया कि वो बच्चे दोज दे आर नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिनको एक केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, जैसे कि कोई अनाथ बच्चे हैं या इस तरह के बच्चे हैं जिनको घर से कभी बिछड़ गए या कहीं खो गए, जिनका कोई नहीं है, जो सड़क पे हमें अक्सर देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए भी बाल गृह का प्रोविजन इसमें ऐड किया गया।
और हमारे मेरठ में भी बाल गृह है जहाँ पर मैं अक्सर विजिट भी करता हूँ, जहाँ पर छोटे बच्चों को मैंने देखा है अपना रहते हुए और पढ़ाई करते हुए। उनका प्रोविज़न खाने पीने का, पढ़ाई का, सबका भली भांति सरकार द्वारा उठाया जाता है। तो ये हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का है। अच्छा, इसी के हमारे पास कुछ बच्चों से रिलेटेड कानून, जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है। ये हमारा अब 2006 में हुआ है अमेंडमेंट इसमें, और ये इसके तहत कोई भी चाइल्ड, अगर लड़की है और तो 18 साल से नीचे और लड़का है 21 साल से नीचे, इनकी शादी नहीं की जा सकती। और इसमें भी अब सरकार जल्दी कुछ अमेंडमेंट होने जा रहा है, और इसमें भी अगर कोई बच्चों की जबरदस्ती शादी करता है तो उसके लिए भी पैनल प्रोविजंस सरकार द्वारा दिया गया है। और इसी तरह कुछ हमारे एक्ट है, जैसे कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है 2009, जिसमें कि ये एनेक्ट कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई है। तो ये बच्चों को प्रॉपर तरीके से फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन प्राप्त हो, उसके लिए 2009 में एक सरकार द्वारा कानून भी बना दिया गया। इसी तरह हमारा 2012 में पॉस्को एक्ट लागू हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। बच्चों के साथ जो सेक्सुअल ऑफेंस की घटनाएं बढ़ रही थी, उसके बाद सरकार ने ये देखते हुए पॉस्को एक्ट को लागू किया, और इस पॉक्सो एक्ट में भी यही एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, जिसको हम चाइल्ड कोर्ट भी कहते हैं। और इन कोर्टों का पर्पस सिर्फ ये है कि जो बच्चों के साथ अगर कोई अपराध हो रहा है, जो 18 साल से नीचे हैं, उनके साथ अगर किसी तरह का भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जा सके, और जो एक्यूज्ड है, जो मुल्जिम है, जिन्होंने ये कार्य किया है, उनको जल्द से जल्द सजा दी जा सके, ताकि समाज में भी एक ये मैसेज पहुंचे कि अब बच्चों के साथ अगर कोई गलत हरकत की जाती है तो उसका अंजाम जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हमारी स्पेशल कोर्ट हमारे मेरठ में भी 3-4 कोर्टें काम कर रही हैं। तो मेरा मानना है कि अब ये इस समय जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं या उनके माता पिता जुड़े हुए हैं, तो वो किसी भी रूप से ये ना सोचें कि कोर्ट में अगर हम जाएंगे तो सालों साल लग जाएंगे, क्योंकि अब ये प्रोविजंस आ चुके हैं, स्पेशल कोर्ट्स बच्चों के लिए बन चुकी हैं और जो काम भी कर रही हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रोविजंस हैं। एक्चुअली ये एक डिटेल में हम जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। समय को थोड़ा सा देखते हुए मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इस पे डिटेल चर्चा करेंगे, जो बच्चों से रिलेटेड और कानून है। बाकी अगर इसी मंच से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का अगर कोई लीगल अवेयरनेस या लीगल किसी को मदद चाहिए, तो वो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम लोगों का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ पे वो लोग किसी भी समय आके अप्लाई कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। दिस इज फॉर यू गुरमुख जी। गुरमुख जी, इस संबंध में अगर कोई कुछ क्वेरी करना चाहे कोर्ट से रिलेटेड। सर कुछ क्वेरीज हैं हमारे यहाँ पे सीएस के जो हमारे चाइल्ड लॉज हैं उनसे रिलेटेड। सर अगर आप परमिट करें तो। जी पूछें गुरमुख जी, क्या है? सर एक चाइल्ड लेबर के लिए केस है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक बच्चा जो स्कूल जाता है पर वापस आने पर अपने फादर मदर के साथ सब्जी बेचने का कार्य करता है, तो क्या वो चाइल्ड लेबर में आएगा? देखिए, अगर माता पिता के साथ अगर वो खुद वहां बैठा है तो वो चाइल्ड लेबर में एक्चुअल में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये चाइल्ड लेबर का मतलब है फोर्स्ड लेबर कराया जाता, किसी की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई कार्य कराया जाता है तो दैट इज फोर्स्ड लेबर, वो चाइल्ड लेबर में है। और वो अपने माता पिता के साथ अगर बैठता है सब्जी की दुकान पर तो वो एक्चुअल में चाइल्ड लेबर में नहीं है। सर एक और क्वेश्चन चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, सेम थीम पे, कि अगर एक बच्चा सड़क पर गुब्बारे बेचता है और वह कार्य अपनी माता पिता के साथ कर रहा है, तो क्या ये चाइल्ड लेबर में आएगा? अगर इसकी शिकायत मिलती है तो क्या किया जा सकता है? गुरमुख जी, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, क्योंकि देखिए मौके पे वो बच्चा किस लिए के सर्कमस्टेंसेस में बेच रहा है या उसके द्वारा उसको फोर्स किया गया है बेचने के लिए जी, तो इस पे डिपेंड करेगा। ये तो फैक्ट्स के ऊपर है। अगर लेकिन अगर कोई किसी से कार्य नहीं करा सकता 14 साल से नीचे तो बिल्कुल नहीं करा सकता।
और सड़क पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो हम लोगों को भी देखने में आता है कि बैगिंग के भी हम केसेस देखते हैं, भीख मांगते हुए बच्चों को देखते हैं, और उनका भी ये भी पाया गया है कि उनका पूरा एक गैंग होता है जो कि बच्चों को जगह जगह रेड लाइट्स पे नॉमिनेट करते हैं कि आपको यहाँ खड़े होकर करना है, यहाँ खड़े होकर करना है। वो सब डेफिनेटली चाइल्ड लेबर में है, और वो अपने आप में एक ऑफेंस है। सर, 2 क्वेरी चाइल्ड मैरिज के लिए आई हैं। एक में पूछा जा रहा है कि चाइल्ड मैरिज हो जाने के बाद क्या कार्रवाई की जा सकती है, हो जाने के बाद अगर सूचना मिलती है। जी जी जी, ऐसा है। इसमें चाइल्ड मैरिज में देखिए कुछ टाइम लिमिट दी हुई है कि चाइल्ड मैरिज होने के बाद अगर मेजर बच्चा हो जाता है और अगर वो चाहे तो अपनी चाइल्ड को नल करा सकता है, कोर्ट से खत्म करवा सकता है, इस प्रोविजन, इस आधार के ऊपर कि जो उसकी शादी हुई है वो चाइल्ड बचपन में उसकी की गई थी। तो ये तो उसके लिए राइट है बच्चे के लिए, जो मेजर होने के बाद अपनी अपनी शादी को खत्म करवा सकता है। और दूसरा ये है कि जिन लोगों ने शादी अरेंज करी है, उसके माता पिता ने या जो उसके फैमिली टर्म्स हैं, उनके लिए पेनल प्रोविजन है, उनको डेफिनेटली इसमें सजा का प्रावधान है अगर इस संबंध में संबंधित थाने पर शिकायत की जाती है तो। सर, एक और चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड क्वेरी है। ये बेसिकली एज के बारे में है कि अगर 18 साल से 2 महीने कम की एज है और चाइल्ड मैरिज मानी जाएगी या कुछ और प्रावधान लगेगा? जी, इसमें एग्जैक्ट 18 साल ही है। अगर 18 साल से वो 2 महीने छोड़िए, अगर 2 दिन भी छोटा है तब भी चाइल्ड मैरिज माना जाएगा। सर, एक पॉक्सो रिलेटेड क्वेरी है। इसमें पूछा जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट की पीड़िता को मेडिकल जांच अगर वो मना करती है तो क्या उसका अधिकार है? अपनी वो मेडिकल लीगल जांच कराना से मना करती है तो अधिकार मना करने का? हाँ, उसको राइट है, उसके राइट के अगेंस्ट उसका मेडिकल जांच नहीं कराई जा सकती। लेकिन अगर मेडिकल जांच में मेडिकल पेपर्स नहीं है तो उनका केस कमजोर हो जाता है। थैंक यू सो मच। श्रीति जी, अगर आपके सामने कोई क्वेरीज हो तो प्लीज आप पुट अप करिए जी। थैंक यू गुरमुख सर। एक्चुअली सर, मेरे सामने एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि बच्ची जो है वो 18 साल से कम है, लेकिन पेरेंट्स ये कहते हैं कि अब शादी हो गई है, हमसे गलती हो गई है, चलिए हम मान लेते हैं, बट क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें 18 साल के बाद इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं? क्योंकि बच्ची भी अगर एग्री है और वो जिस लड़के से उसकी शादी हुई है वो भी एग्री है, क्या उसमें कुछ रिबेट का प्रावधान है? हाँ, जहाँ तक हमारी नॉलेज में है, अगर जो लड़का लड़की है उनकी शादी हो गई है और अगर वो मैरिज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। दैट इज अ वॉइडेबल मैरिज। एक्चुअली में वॉइड मैरिज नहीं होती है, वॉइडेबल मैरिज होती है। ये दोनों जो पार्टीज हैं, बच्चे हैं, अगर वो मेजर होने के बाद भी उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेजर होने के बाद उनको लगता है कि हमारी बचपन में शादी करके दी गई थी, तो इस ग्राउंड पे वो शादी को समाप्त करा सकते हैं कोर्ट से कि उनकी जो शादी है वो माइनर रहते हुए की गई थी। सर, अगर इस तरीके की कोई शादी संज्ञान में आती है तो जैसा कि प्रावधान है कि रिपोर्टिंग होती है तो उस पर कार्रवाई होती है, जी जी तो जी, क्या ऐसे किसी उसमें पॉक्सो एक्ट उस लड़के के अगेंस्ट लगेगा? पॉक्सो देखिए, जो 16 जो माइनर है, माइनर देखिए मतलब पॉक्सो तब लगता है जब कंसेंट, जहां तक कंसेंट से कोई चीज की जाती है वो 16 साल से ऊपर की बात है। अगर 16 साल से नीचे कोई लड़की है, अगर वो कंसेंट भी दे देती है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाती है, तो उसमें पीनल प्रोविजन 100% लगता है। और यहाँ तक कि 15 साल से नीचे की अगर वाइफ भी है तो उसके साथ भी अगर आप सेक्सुअल कुछ भी करते हैं तो वो सेक्सुअल ऑफेंस में ही आता है। तो इवन अगर आपकी वाइफ 15 साल की है या उससे नीचे है तो उसके साथ भी सेक्सुअल ऑफेंस आप नहीं कमिट कर सकते, आप सेक्सुअल कंडक्ट ही नहीं कर सकते उसको। थैंक यू सर। ओके ओके मैम, थैंक यू। गुरमुख सर, अगर कोई और क्वेरी आई है तो आप उसके संबंध में पूछ सकते हैं। सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, थोड़ा सा पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में अगर आप बताएं, जो कि भ्रूण हत्या से संबंधित है।
क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो कम होता जा रहा है, लड़के लड़की का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, और ये पढ़े लिखे समाज में ज्यादा हो रहा है। और हमारे साथ इस वक्त जो ऑडियंस जुड़ी है वो पढ़ी लिखी ही है। तो मैं थोड़ा सा चाहती हूँ आप भ्रूण हत्या के बारे में, थोड़ा जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को जागरूक कर दें। जी, एक्चुअली इसमें ये एक्ट जो है ये आपका सिर्फ जेनेटिक जो डिटेक्टिंग है, जेनेटिक डिटेक्टिंग के लिए बनाया गया है, और ये 1994 में इस एक्ट का प्रोविजन किया गया। और इसमें बेसिकली इसी चीज के लिए प्रोहिबिट किया गया है कि जो बच्चा है आप उसको किसी भी सेंटर पे डायग्नोज नहीं करा सकते कि वो लड़का है लड़की है, और इसके लिए सजा का भी प्रावधान दिया गया है। इन केस अगर इस तरह की कोई शिकायत सामने आती है कि कोई सेंटर पे या किसी सेंटर पे ये डिटेक्ट किया जा रहा है कि डिलीवरी से पहले बताया जा रहा है कि वो लड़का है लड़की है और उसके आधार पर भ्रूण हत्या की जा रही है, तो उसके लिए डेफिनेटली प्रोविजंस दिए हुए हैं। और इस एक्ट को हम लोग प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994 कहते हैं। तो एग्जैक्ट मेरे पास अभी इसमें ये प्रोविजन नहीं, मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि अभी इसमें सजा के कितने प्रावधान है, कितने साल तक की सजा का है, लेकिन डेफिनेटली इसमें सजा का प्रावधान है। और इसमें मुझे थोड़ा याद पड़ रहा है कि कई लाख रुपए तक का भी इसमें फाइन का प्रोविजन है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके, गुरमुख सर। गुरमुख जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। सर आपके इतने नॉलेजेबल सेशन के लिए सर बहुत जरूरत थी सर आपके गाइडेंस की और आपके नहीं, डेफिनेटली हम लोग फिर दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे, दोबारा से हम लोग जुड़ते रहेंगे। जी सर, बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर, सो गुरमुख मच, सर थैंक यू। हमारे बीच में आ गए। जी, गुरमुख सर, मैं आपको बता दूं, जब आप ऑनलाइन नहीं थे, सर ने अभी पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दी है कि क्या है एक्चुअली और कहाँ से शुरू हुआ था। हमारे बीच में सर हमारे डिप्टी सीपीओ सर जो कि मंडलीय अधिकारी हैं महिला कल्याण विभाग में, वो भी जुड़ चुके हैं। गुरमुख सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। आज का वेबिनार हमारा मुख्यतः महिलाओं और बालिकाओं को कानून संबंधी जानकारी देना, उनके अधिकार की जानकारी देना, विभाग की योजनाओं के विषय में बताना, हेल्पलाइन के विषय में बताने के संबंधित था, जिसके लिए मैं आभारी हूं अपने सचिव सर का, जिला विधिक साक्षरता प्राधिकरण से। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपको, और धन्यवाद देना चाहूंगा सर आपको और सभी पार्टिसिपेंट को जिन्होंने इसमें अधिक से अधिक संख्या में, और जो भी आपके आस है या कोई और परेशानी है, ओके, थैंक यू गुरमुख जी, थैंक यू श्रीति सागर जी। ठीक है स्थिति मैडम, अब धन्यवाद बोलते हुए मैं मीटिंग को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर।